नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बताइए भाई, यदि आपका कल वाले में डाउट हो तो हम आज आगे स्टार्ट करेंगे। और कई बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि सर हिंदी मीडियम में करवा दो। देखो भाई, वैसे ये इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम में साथ की साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि मैं अकेला आपको इंग्लिश मीडियम में ही करवा रहा हूँ, मैं साथ की साथ हिंदी में उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बैरियर मत रखिए लैंग्वेज का। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमने कहां तक किया था, हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इटालियन लीडर वाज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी एंड नॉर अ डेमोक्रेटिक। इनमें से ये बताना है कि इटली का एक ऐसा व्यक्ति है जो इटालियन लीडर है, जो न तो क्या है रेवोल्यूशनरी है और न ही क्या है डेमोक्रेटिक है। ये क्या है, लीडर है। तो क्या आ जाएगा, कैवियोर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका पूरा नाम है काउंट कैवियोर। कौन है, काउंट कैवियोर। मैंने आपको कल भी बताया था विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो कि कौन है, इटली का राजा है। कौन है, इटली का राजा। ये सार्डिनिया पिडमेंट के ऊपर राज करता था। और इसका जो सीएम है, इसका कौन है, सीएम, जो इटली को यूनिफाई करवाने में भी सहायता करता है। यदि हम बात करें इटली यूनिफाई कब हुआ है, 1861 में। कब हुआ है, 1861 में। और ये कौन है, कैवियोर, ये विक्टर इमैनुअल का सीएम है। और ये ना ही तो रेवोल्यूशनरी है और ना ही डेमोक्रेटिक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी। उसके बाद यदि हम अगला क्वेश्चन की तरफ जाएं तो अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, कहता है व्हाट डिड द आइडिया ऑफ ले पैट्रिया एंड ले सिटियोन। दो शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है ला पैट्रिया और एक ला सिटियोन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े हुए शब्द हैं। इनके बारे में बताना है कि ये शब्द क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये कौन सी भाषा के, फ्रांस भाषा के, फ्रेंच भाषा के। ये दोनों शब्द कौन सी भाषा से हैं, फ्रेंच लैंग्वेज से। फ्रेंच लैंग्वेज में क्या है, ये मैंने आपको कल बताया था कि 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद फ्रांस के लोग दो शब्द लेके आते हैं, ला पैट्रिया। ला पैट्रिया का मतलब होता है फादरलैंड। क्या होता है, फादरलैंड। और ला सिटिजन का मतलब होता है द सिटीजन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर प्यारे बच्चों बी आ जाएगा। यदि हम देसी भाषा में इसका मतलब देखें तो क्या होगा कि हमारी जमीन पर, हमारे माँ बाप की जमीन पर हमारे ही लोग रहेंगे। यानी कि फ्रांस की जमीन है और फ्रांस के ही लोग रहेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, हिंदी भाषा में बात करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एले द मेजरिंग यूनिट की एक शब्द है एले, ये किसी चीज की मेजरिंग यूनिट है। कहां पर, जर्मनी में। कहां पर, जर्मनी में। तो यह किसके मेजर के लिए की जाती है, तो इसका याद रख लेना क्या आएगा, क्लॉथ के मेजरमेंट के लिए। एल किसके मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है, क्लॉथ के मेजरमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, एले यूज किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, द मेन फंक्शन ऑफ द पर्शियन जोल्वेरियन वाज टू। देखो क्या है, पर्शिया में क्या है, जोल्वेरियन है। जोल्वेरियन ये मैं आपको पहले बता दूं, ये क्या है, कस्टम यूनियन है। क्या है, कस्टम यूनियन। हिंदी में बात करें तो एक व्यापारिक संघ इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यापारिक संघ या संघ, यह आप कह सकते हो व्यापारिक संघ कह लो, चाहे टैक्स कर संघ कह लो। ठीक है, ये किसका काम करता था, ये अबोलिश टैरिफ बैरियर, यानी कि व्यापार के टाइम, व्यापार की बाधा को कम करने के लिए यह आया था। व्यापार की बाधा को कम करने के लिए क्या किया गया था, जोल्वेरियन बनाया गया था। तो इसमें आंसर कौन सा है, देखो बैरियर कहां पर कम हो रहे हैं, सॉरी कस्टम ड्यूटी को, व्यापार की बाधाओं को। तो क्या आ जाएगा, रेड्यूस कस्टम ड्यूटी, की जो कर है उसको कम करने के लिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कर संघ लिखा है, तो क्या आ जाएगा, रेड्यूस कस्टम ड्यूटीज। और रेड्यूस कस्टम ड्यूटीज, यदि आप कस्टम ड्यूटी को कम कर दोगे तो व्यापार में जो बाधाएं आ रही थी वो भी क्या हो जाएंगी, कम। क्योंकि यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने जाओगे, यदि वहां पर टैक्स ज्यादा हो
तो आप व्यापार करना क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो ये कस्टम, मैंने यहाँ पर लिखा था कस्टम यूनियन है, तो ये क्या कर रही है, कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस करने का काम कर रही है। उसके बाद यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा 25, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। क्वेश्चन कौन सा है 25 क्या कहता है, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, कि जब फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप को क्या लग जाती है, सर्दी लग जाती है। तो पूरे यूरोप को क्या लग जाती है, सर्दी लग जाती है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी ड्यूक मैटरनिक ने। किसने कही थी, ड्यूक मैटरनिक ने। यही क्वेश्चन हमारा 10th एग्री में भी एज इट इज आया हुआ था। यही क्वेश्चन कहां पर आया हुआ था, 10th एग्री में भी आया हुआ था। ये बात कब कही थी, जब 1848 में जब फ्रांस दोबारा से रिपब्लिक होता है, तो ड्यूक मैटरनिक ने एक बात कही थी, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, कि इसका कहने का मतलब बताए, यदि पूरे के पूरे यूरोप में, यदि पूरे के पूरे यूरोप में एक देश है, कौन सा है, फ्रांस। फ्रांस में थोड़ी सी भी क्या होती है, हलचल होती है, तो उसका सारा का सारा कामयाब पूरे पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए बात कही थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये बात ड्यूक मैटरनिक ने कही थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ ब्लाइंड फ्लडेड वुमन क्राइंग अ पेयर ऑफ वेंगिंग स्केल सिंबलाइज। आपने एक बात देखी होगी, आपने पुरानी फिल्मों के अंदर भी देखा होगा कि जब आपको कोर्ट वाला सीन दिखाया जाता था, तो एक महिला होती थी, उस महिला की आंखों के पे क्या बंधा होता था, पट्टी बंधी होती थी। और वो पट्टी किसको दर्शाती है, वो पट्टी दर्शाती है जस्टिस को। किसको दर्शाती है, जस्टिस को दर्शाने का काम करती है, क्योंकि ये दिखाना चाहती है कि यहाँ पर हमारे न्याय के सामने सभी बराबर है। न्याय के सामने अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। यदि किसी ने क्राइम किया है, उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो ये किसको दर्शाती है, जस्टिस को दर्शाने का काम करती है। उसके बाद देखो, दोबारा से कल करवाया हुआ क्वेश्चन दोबारा से आ गया। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन। कि मैंने कल बताया था, एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में बताया था, उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है, और स्टेटमेंट क्या बतानी है, नॉट ट्रू बतानी है। याद रखना, जब भी आप पेपर देने जाओ तो वहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ट्रू दे रखा है या नॉट ट्रू। यदि आपने जल्दबाजी में ऐसे आप क्वेश्चन गलत करते हो तो क्या दे रखा है, नोट। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इट वाज साइंड इन 1707, बिल्कुल सही बात दे रखी है। ये कब आई है, 1707 में आई थी। इट वाज साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। इससे क्या बना है, यूनाइटेड किंगडम बना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। एक अगला क्या है, यदि हमारे ये तीनों सही हो गए तो आखिरी वाला तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। यानी कि एक बार पढ़ भी लेते हैं, इट रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन स्कॉटलैंड। ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र नहीं बनाना चाहती थी स्कॉटलैंड में, ऐसा इसमें नहीं था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा, डी। बिल्कुल सही आंसर कौन सा हुआ, डी, क्योंकि इसने क्या पूछ रखा है, नोट पूछ रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको कल भी करवाया था। सबसे पहले आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। जब इटली यूनाइट हुआ, मैंने अभी बताया यूनिफाई कब हुआ है, 1861 में। कब हुआ है, 1861 में। वीएलडीए में क्वेश्चन आया हुआ है भैया, वीएलडीए जो 2024 का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन एज इट इज आया था प्रॉपर। क्या दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, कि जब इटली यूनिफाई हुआ उस टाइम पे राजा कौन है वहां का। मैंने आपको पहले बताया था, एक एरिया बताया था, सार्डिनिया पिडमेंट। कौन था, सार्डिनिया पिडमेंट। और सार्डिनिया पिडमेंट में कौन से राजा ने राज किया है, विक्टर इमैनुअल सेकंड। किसने राज किया है, विक्टर इमैनुअल सेकंड। और यूनिफाई के टाइम पे भी यही राजा था, क्योंकि इसी ने क्या करवाया था, यूनिफाई करवाया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द गिवन पॉइंट्स, which one of the given point did not
डिफाइन द लिबरल नेशनलिज्म फॉर द पीपल ऑफ यूरोप इन द 19th सेंचुरी, कि 19th सेंचुरी में लिबरल नेशनलिज्म के बारे में इसमें से कौन सी टर्म सही नहीं है। सबसे पहले देखो लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब है इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत आजादी, यानी कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार के नियंत्रण को नहीं रखना चाहता। हर एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आजादी चाहता है, ठीक है। इनमें से ये बताना चाहता है कि इनमें से कौन सी चीज गलत है। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, देखो पहली लाइन आ गई। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, यानी सभी को अपनी तरफ से आजादी चाहिए, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। मैंने आपको बताया है लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत आजादी। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए, सभी को क्या मिलनी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये तो। आगे गवर्नमेंट बाय कांस्टेंट, गवर्नमेंट कांस्टेंट होनी चाहिए, भी बात बिल्कुल सही है। आगे एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, कि ऑटोक्रेसी खत्म होनी चाहिए। ऑटोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं निरंकुशता। क्या कहते हैं, निरंकुशता कहते हैं। निरंकुश, कि मान लो कि वहां पर राजा है, राजा अपनी मर्जी से सारी चीज चला रहा है, यानी वो किसी के नियंत्रण में ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से सब कुछ चलाए। तो ये भी बात से बिल्कुल सही है कि वो राजा को खत्म करना चाहते हैं। अगला है गवर्नमेंट इन पावर टू वोलेट। यहां पर क्या आ गया, वोलेट, यानी कि किसका वोलेट, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है, या जहां पर लिबरल नेशनलिज्म होगा, जहां पर उदारवादी क्या हो, उदारवाद की बात हो, उदारवादी राष्ट्रवाद की बात हो, वहां पर किसी भी अधिकार का वोलेशन, किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, बल्कि वहां पर तो अधिकार दिए जाएंगे। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर पूछ क्या रखा है, नोट पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, नोट पूछ रखा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर क्या वोलेशन हो रहा है, किसका, राइट्स का, अपने अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अपने अधिकारों में कमी की जा रही है। और लिबरल नेशनलिज्म में, उदारवादी राष्ट्रवाद में अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है, कमी नहीं की जाती। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु प्लेड द की रोल ऑफ यूनिफाई जर्मनी, कि जर्मनी को यूनिफाई करने में, जर्मनी को यूनिफाई करने में किसका अहम रोल रहा है। जर्मनी को यूनिफाई करने में किसका अहम रोल रहा है, तो किसका रहा है, ओटोमन बिस्मार्क का। किसका रहा है, ओटोमन बिस्मार्क का। चलो जर्मनी के बारे में थोड़ा याद करते हैं। कल भी बताया था जर्मनी यूनिफाई कब होता है, 1871 में। कब होता है, 1871 में। जब ये हुआ, आजाद हुआ, सबसे पहले जर्मनी किसके अंडर आता है, पर्शिया के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, पर्शिया एम्पायर। पर्सा हिंदी में क्या लिखा जाता है, पर्सा साम्राज्य के अंदर आता है। और मैंने कल भी बताया था कि पर्सा का राजा कौन है, विलियम फर्स्ट है। कौन है, विलियम फर्स्ट या विलियम प्रथम है। और इसी विलियम प्रथम का सीएम कौन है, ओटोमन बिस्मार्क। कौन है, ओटोमन बिस्मार्क। जैसे विक्ट्री मैनुअल का सीएम कौन था, कैवियोर था, कहां पर, इटली में। वैसे ही जर्मनी का राजा यानी कि पर्सा का राजा कौन है, विलियम फर्स्ट। इसका सीएम कौन है, ओटोमन बिस्मार्क। यहां पर कहा जाता है कि ओटोमन बिस्मार्क ने किसका यूनिफाई करवाया था, किसका यूनिफाई करवाया था, जर्मनी का। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कमेंट में आंसर जरूर देना। इंडिया का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, वह व्यक्ति जिसने भारत को एक किया वो कौन था, ये आप कमेंट में जवाब जरूर दोगे। उसके बाद यदि हम देखें अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेशन इज नॉट ट्रू। क्या दे दिया, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू अबाउट द लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट है और हम ये देखेंगे कहां पर हमारे राइट्स का वोलेशन हो रहा है, यानी हमारे अधिकारों का, इस स्टेटमेंट में जहां पर हमें हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कहां पर दिख रहा है आपको, द स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, बिल्कुल सही दे रखा है भाई। द इम्पल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट ऑफ द पीपल, ये बिल्कुल सही है कि जो भी सरकार बनेगी वो लोगों के हिसाब से काम करेगी।
द सपोर्ट द यूनिवर्सल सफरेज, बिल्कुल सही है। डिनाइड द राइट, डिनाइड यानी कि मना कर रहे हैं, वोलेशन हो गया राइट का। डिनाइड का मतलब क्या होता है, मना करना। किसको, कि वो प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट नहीं देंगे, यानी कि हमें संपत्ति का अधिकार नहीं देंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही कहा था, यदि कहीं पर अधिकारों को देने से मना कर दे, और क्या पूछ रखा है, नोट पूछ रखा है, तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, कि हमारे प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट को क्या कर रहा है, डिनाई। और मैंने आपको पहले कहा था लिबरल नेशनलिज्म में आप अधिकारों को डिनाई नहीं कर सकते, या ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग इन यूरोप। इसमें भी क्या पूछ रखा है, नोट पूछ रखा है, और क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसके बारे में बताना है, रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग्स के बारे में बताना है। ये मैं आपको पहले बता दूं, रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग्स का मतलब क्या होता है। यहां पर क्या होता है कि यूरोप में जो पोइट्स हैं वो क्या करेंगे, वो कविताएं लिखेंगे, क्योंकि यदि आपने देखा होगा कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना गानों से भी बहुत आती है, कविताओं से भी बहुत आती है। यदि गाने वाले देशभक्ति के गाने गाएंगे, कविताएं लिखी जाएंगी देशभक्ति के ऊपर, तो क्या आएगी, अपने देशभक्ति की भावना उजागर होगी, हम देश के लिए और अधिक काम करेंगे। इसलिए पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रखा है इसमें से कौन सा गलत है। सबसे पहले इट वाज कल्चरल मूवमेंट, बिल्कुल सही है, कल्चर से जुड़ा हुआ है। और ये क्या कर रहा है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, विच सोट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, बिल्कुल सही है कि कल्चर से जुड़ाव महसूस करता है। आगे, द रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली डिड द नॉट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस। भाई ये कोई साइंस से जुड़ा हुआ है ही नहीं, ये साइंस से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये तो क्या इमोशन जनरेट कर रहे हैं हम, ठीक है, कविताएं लिखे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नोट पूछ रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। इसमें कोई साइंस और रीजन नहीं दिए जाते, बल्कि ये तो इमोशनल होता है। देखो इसमें दे भी रखा है, इट्स फोकस्ड ऑन इमोशनल, कि ये इमोशनल और फीलिंग से जुड़ा होता है। हमारा आगे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, Which one of the following countries is known as the cradle of civilization? सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, कार्डल को क्या कहते हैं, सभ्यता। क्वेश्चन आ गया है, Which of the following countries is known as cradle of civilization? कि सबसे पहले सभ्यता, इनमें से सबसे पहले सभ्यता कहां पर शुरू हुई थी। सभ्यता का मतलब होता है जब एक समुदाय सभ्य तरीके से रहने लग जाए, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। और सबसे पहले सभ्यता कहां पर बसी थी, ग्रीक में। कहां पर बसी थी, ग्रीक में। इसीलिए किस कंट्री को कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाएगा, ग्रीक को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा, ग्रीक को कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815। रिपीट क्वेश्चन है भाई, 34 क्वेश्चन रिपीट है। आप इसका क्या दोगे, कमेंट में आंसर दोगे भाई, सारे के सारे कमेंट में इसका आंसर देने का काम करोगे। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। यदि आप कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और आगे ऐसे की ऐसे शेयर करोगे, तो आपको ये क्वेश्चन जो ये सीरीज है रेगुलर ऐसे ही देखने को मिलेगी, और पूरी की पूरी एसएस यहीं से करवाई जाएगी। देखो भाई अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, Which of the following is true about Treaty of Constantinople of 1832? मैंने आपको पहले कहा था कि जो क्या होगा, ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल, हिंदी में बात करूं तो कस्तूतुनिया की संधि हुई थी। कस्तूतुनिया की संधि कौन से देश को आजाद करवाने के लिए हुई थी सर, यूनान को, यानी कि ग्रीस को ग्रीस को या यूनान को आजाद करवाने के लिए हुई थी। इसके बारे में क्या बताना है, ट्रू सही बताना है। पहला है इट ऑर्गेनाइज टर्की एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, नहीं था भाई, टर्की के बारे में तो बात ही नहीं है। इट रिकॉर्गेनाइज ग्रीस, यानी कि क्या आ गया, ग्रीस को इसने क्या बनाया था, आजाद किया था इस संधि ने। हिंदी में क्या लिखी जाएगी, हिंदी में और देख लेना, कस्तूतुनिया की संधि कब हुई थी, 1832 में हुई थी सर। और कौन सा देश आजाद हुआ था, ग्रीस। ग्रीस को हिंदी में क्या कहते हैं, यूनान। और इसी यूनान को क्या कहा जाता है, सभ्यता का पालना कहा जाता है, कार्डल ऑफ
सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है, जो हमने देखा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, द आर्टिस्ट इंडस्ट्रियल वर्कर एंड पीजेंट्स रेवोल्यूशन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1848 इन यूरोप। ये क्या दे रखा है कि आर्टिस्ट है और क्या है, इंडिविजुअल है, वर्कर्स है, रेवोल्यूशन अगेंस्ट, ये किसके खिलाफ क्या करेंगे, रिवोल्ट करते हैं। ये किसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, तो ये क्या है, इकोनॉमिक हार्डशिप। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इकोनॉमिक हार्डशिप क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 37। कौन सा है, 37। 37 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द फ्रांस आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज। ये मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था, आइडेंटिफाई द फ्रांस आर्टिस्ट की, फ्रांस का कौन सा आर्टिस्ट है जिसने 4 पेंटिंग की एक सीरीज बनाई थी, जो विजुअलाइजिंग ही ड्रीम ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। बिल्कुल पहले क्वेश्चन से शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 37 का आप कमेंट में आंसर लिखोगे और जिसका भी आंसर सही मिलेगा हम उसके नीचे कमेंट करके लिख देंगे कि आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 37 का भी आपको कमेंट में आंसर देना, ये मैंने करवाया हुआ है। उसके बाद कौन सा आता है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। कि 1871 का ऐसा एरिया बताइए जो नेशनलिस्ट के लिए टेंशन बन गया था। ऐसा कौन सा रीजन है, ना तो जर्मनी है ना एशिया है, तो आंसर क्या है, बाल्कन है। कौन सा है, बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन मैंने कल भी बताया था किसके अंडर आता है, एक एम्पायर के अंदर आता है। कौन सा एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर है। कौन सा एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर है भाई। कौन सा एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर है, जिसके अंदर बाल्कन रीजन आता है। और इन्हीं बाल्कन कंट्री, जब बाल्कन कंट्री में से छोटी छोटी, कल भी बताया था, जब छोटी छोटी कंट्री क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, तो यूरोप की बड़ी कंट्री उनके ऊपर कब्जा करने की सोचती है, साम्राज्यवादी इंपेरियलिज्म करने की सोचती है, जिस कारण से युद्ध होता है। उसी युद्ध को क्या कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 तक हुआ था। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बाल्कन रीजन आ जाएगा भाई। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर अ फेल्ड रेवोल्यूट लीड बाय द वोल्फटोन of his United Irishmen was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1804। कि 1804 में यूनाइटेड किंगडम के लिए कौन सा इनमें से देश है इसके अंडर आया था। हमने देख लिया कि स्कॉटलैंड कब आ गया था, हमने क्या देख लिया, स्कॉटलैंड कब आ गया था, एक्ट ऑफ यूनियन एक्ट ऑफ 1707। पोलैंड इसका हिस्सा ही नहीं है, ऑस्ट्रिया इसका हिस्सा ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, आयरलैंड हमारा आंसर आ जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में कौन सा देश मिल गया था 1801 में, तो कौन सा मिल गया था, आयरलैंड मिल गया था भाई। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, नेशनलिज्म अलाइंड विद डेस्टिनेट द यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। कि नेशनलिज्म अलाइंड विद द लीड यूरोपियन ऑफ डिजास्टर। की 1940 में यूरोप में इसके लिए जो नेशनलिज्म के लिए क्या अलाइन किसके साथ अलाइंड किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें क्या आ जाएगा, इंपीरियलिज्म। क्या आ जाएगा, इंपीरियलिज्म। मैंने आपको पहले ही बताया है, क्या बताया है कि 1940 से 1980, इस क्वेश्चन के बारे में पहले बाल्कन के बारे में जिक्र किया था कि 1940 से 1918 के बीच जो बाल्कन कंट्री के ऊपर जो बड़ी कंट्री है, कहाँ की, यूरोप की, कब्जा करने की सोचती है, साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म करने की सोचती है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंपीरियलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंपीरियलिज्म हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने आज कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, आज क्वेश्चन कर लिए हमने पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन। 20 कब कल किए थे, 20 आज किए हैं। यदि आपको कहीं से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट मिले तो आप डाउट पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से हम इस सीरीज को रेगुलर रखेंगे, ठीक है क्लास। अब मिलते हैं कल को। थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।